हेलो, आई एम डॉक्टर भावना कटारिया। आज मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 और 2 के रिगार्डिंग जो क्लास प्लस 2 के अंदर आते हैं उसके रिगार्डिंग आज आप लोगों को गाइड करूंगी, जिसमें कुछ लिमिटेड टॉपिक मैं इस वीडियो के अंदर कवर कर रही हूँ। चलिए धीरे धीरे यहाँ पे कवर करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स ये वो पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी है जिसमें हम सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो स्टडी करते हैं, बट इसमें पूरी इकोनॉमी के मतलब पूरी इकोनॉमी को कवर किया जाता है। जैसे पूरे इंडिया को अगर हमने उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करना है, उनके जनरल प्राइस लेवल के बारे में डिस्कस करना है, उनकी पॉवर्टी के बारे में डिस्कस करना है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, मतलब ये बड़े बड़े टॉपिक्स को जब हम स्टडी करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर चला जाता है, जिसके अंदर हम पूरी इकोनॉमी के इकोनॉमिक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो अब इसके बाद इसका एग्जांपल है कि मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर क्या क्या आता है। अगर थ्योरीज को स्टडी करनी है तो कौन कौन से हैं आप देखेंगे। यहाँ से आपको कुछ चैप्टर के नाम भी नजर आएंगे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं, जैसे थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। देन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, देन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। दीज आर द थ्योरीज ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम बहुत ये सारे करंट टॉपिक जो है वो स्टडी करते हैं। देन उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स की बात करते हैं। अगर आप माइक्रो में देखें, आपने 11 के अंदर स्टडी किया था ओनली डिमांड, वहाँ पे टॉपिक आए थे डिमांड या फिर सप्लाई, आपने रीड किया था। बट अब यहाँ पे एग्रीगेट वर्ड साथ में लग रहा है और ये बन रहा है किसका पार्ट, दैट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे भी एग्रीगेट वर्ड लग जाएगा, तो दैट मीन ये किसका पार्ट बन जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल कंजप्शन हो गया, देन टोटल सेविंग है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज है। ये सारे टॉपिक आप यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक ले रही हूँ। चलिए अब बात करते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है। पार्शियल इक्विलिब्रियम मीन्स ये वो इक्विलिब्रियम है जिसमें हम वन मार्केट को, दैट मीन्स सपोज एक कमोडिटी मार्केट है, उसको स्टडी करेंगे जिसमें कोई चेंज नहीं आता है। दैट मीन्स अदर मार्केट को हम क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। सिर्फ एक मार्केट को स्टडी किया जाता है। 11th लेवल पे आपने जितनी मार्केट स्टडी करी थी वो सारा कौन सी मार्केट थी, दैट इज द पार्शियल इक्विलिब्रियम। ये जो मेथड ऑफ स्टडी है वो किसके अंदर आती है, दैट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब बात करते हैं जनरल प्राइस, जनरल इक्विलिब्रियम। जनरल वर्ड ये आपका डोनेट करता है कि आपकी साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम आपने स्टडी करना है। दैट मीन्स सारी मार्केट को एक साथ इकट्ठा लेकर आपने स्टडी करना है, और वहाँ पे जब इक्विलिब्रियम सेट होगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, जनरल इक्विलिब्रियम। ये आपका कौन से मेथड ऑफ स्टडी है, दैट इज योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ अब आपके सामने क्वेश्चन अराइज होता है जो पेपर में भी आ रहा है। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इज सेविंग अ वर्च्यू और अ वाइस। फ्रॉम द इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखेंगे, दैट मीन्स आप अगर पर्सनल लेवल पे देखें, सेविंग क्या है, वर्च्यू। वर्च्यू मीन्स गुड होती है। और वो क्यों, क्योंकि जैसे सपोज मैं सेव कर रही हूँ अपना अकाउंट के अंदर, मेरे अकाउंट के अंदर सैलरी आती है और मैं उसको विड्रॉ नहीं कराती, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। मेरा तो आगे फ्यूचर सिक्योर्ड हो रहा है, मैं अपनी फैमिली के लिए उसको यूज़ कर सकती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि डिपॉजिट जो सेविंग की जाती है वो रेगुलर इनकम में से होती है और उससे आप रेगुलर इनकम अर्न कर भी सकते हैं। बट अगर एज ए इकोनॉमी होल की तरफ देखें तो ये जो सेविंग है जो हम कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी बैड। वो क्यों, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा मैं सेव करूँगी मैं तो खर्चा ही नहीं करूँगी। जिससे क्या होगा, अगर मैं अकेली खर्चा नहीं कर रही या मेरे साथ में मेरे को देखते हुए बाकी के और बंदे भी खर्चा नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब इकोनॉमी डाउनवर्ड में से जाना शुरू हो जाएगी। देखिए, इफ़ एवरीबडी सेव देन एक्सपेंडिचर टेंड्स टू क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। और अगर वो डिक्लाइन होता है तो एग्रीगेट डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। और अगर एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो दैट मीन्स आने वाले टाइम में आपके जो इकोनॉमी के प्रोड्यूसर्स हैं वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और इससे क्या होगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगी और साथ में फॉल इन द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा। क्योंकि प्रोडक्शन होती है तो इसीलिए तो लोगों को अपॉइंट किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। बट ये सारा फैक्ट देखिए ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, नेगेटिव वे से चला गया, और इसके कारण इकोनॉमी जो है वो किसके अंदर चली जाएगी, स्टेट ऑफ डिप्रेशन के मोड के अंदर। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि सेविंग वर्चू भी हो सकती है, वाइस भी हो सकती है, बट दैट डिपेंड्स कि सिचुएशन क्या है। बट वैसे सेविंग जो है, मैं यही कहूँगी कि अगर एज इकोनॉमी के तौर पे देखा जाए तो हमें कम से कम सेव करना चाहिए, खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अब इसी के साथ एक और टॉपिक अटैच होता है, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स।
दैट मीन्स अगर छोटे लबी, अभी जो पीछे मैंने क्वेश्चन कवर किया ये उसी का ही पार्ट है। समझ लीजिए सेविंग जो है वो क्या है, माइक्रो है एट द सेविंग क्या है, एक वर्चू है एट द लेवल ऑफ माइक्रो, क्योंकि वो बहुत बढ़िया है। बट सेविंग इसी तरह से क्या है, मैक्रो लेवल पे अगर आप देखेंगे तो वाइस है, क्योंकि इससे क्या होगा, जितने ज़्यादा लोग पेपर सेव करेंगे तो दैट मीन्स वो हमारी इकोनॉमी को डाउनवर्ड वे से लेके जाएंगे, जैसे मैंने अभी पीछे भी बताया। और इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, जिसको मैंने एक एग्जाम्पल के साथ भी यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। जैसे एक फार्मर है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पीछे तो मैंने कर ही दिया था, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक फार्मर है जो प्रोड्यूस करता है पोटैटोस, ठीक है। चलिए एक फार्मर कर रहा है तो इट्स ओके, जिससे क्या है जितनी भी एक्सेस डिमांड होगी पोटैटोस की वो मतलब बढ़िया, दैट मीन्स उसका जो है वो सेल आउट अच्छा हो जाएगा अगर एक ही फार्मर कर रहा है। बट अगर उसको देखते हुए सारे फार्मर ऐसे करने लग जाएं कि हाँ जी हम तो पोटैटो ही उगाएंगे, तो इससे क्या है, मार्केट में सप्लाई एक टाइम पे बहुत ज़्यादा आ जाएगी, जिसके कारण सभी को नुकसान होगा। और इससे क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी और साथ में प्राइस क्रैश कर जाएंगे, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा और फार्मर को क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। नाउ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स पहले होता क्या है उसको समझिए। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब है विच हैज़ नॉट येट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन, यानी कि सामान बन के तैयार नहीं हुआ है, अभी वो रॉ मटेरियल फॉर्म में या वर्क इन प्रोग्रेस के फॉर्म में चल रहा है, और स्टिल इसमें वैल्यू जो है वो स्टिल टू बी एडेड है, अभी वैल्यू जो है वो इसमें ऐड करनी है, इसमें और भी प्रोसेसेस हमें करनी बाकी हैं। एंड देन उसके बाद विच इज़ येट टू बी यूज्ड बाय द फाइनल यूज़र, अभी वो फाइनल यूज़र जो है वो उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकता है या उसका एक कोई प्रोसेस बाकी होगा, तो इसीलिए इन प्रोडक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको कंसीडर करना होगा कि पर्टिकुलर गुड जो है वो इंटरमीडिएट है या फिर नहीं। चलिए अब सबसे पहले ये है कि अगर एक प्रोडक्शन यूनिट वन प्रोडक्शन यूनिट अगर अनदर प्रोडक्शन यूनिट से गुड्स खरीदता है तो वो क्या बन जाएगी, इंटरमीडिएट गुड्स विद इन द, बिकॉज हम मानते हैं कि ये बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन के अंदर आती है। इस तरह से जो ड्यूरेबल गुड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरेबल गुड्स है जैसे ट्रक्स, एयरक्राफ्ट है या व्हीकल है, बट इसको कौन परचेज कर रहा है, गवर्नमेंट किस पर्पस के लिए परचेज कर रहा है, मिलिट्री पर्पस के लिए, तो वो किस कैटेगरी के अंदर आता है, इंटरमीडिएट गुड्स। आपको देखने में लगेगा कि मैम ये तो एयरक्राफ्ट, व्हीकल, ट्रक्स हैं, ये तो फिनिश गुड्स का पार्ट है, बट हम ये मान के चलते हैं, ये आपको क्वेश्चन पेपर में भी आता है कि अगर गवर्नमेंट खरीदती है मिलिट्री पर्पसेस के लिए तो इसका रीज़न है, तो रीज़न ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर लेना। तो दैट इज द दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस द डिफेंस सर्विसेज एंड नॉट फॉर द मार्केट सेल, इसको मार्केट में बेचने के लिए नहीं करा है, वो सर्विसेज जनरेट करना चाहते हैं। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो सर्विस जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट करती है या कोई और पर्सन करता है तो उसको हम क्या मानते हैं, दैट इज योर इंटरमीडिएट गुड्स। इसी तरह से वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो मर्ज कर दी जाती है किसमें, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स में। इसीलिए सिर्फ फाइनल गुड्स को ही कंसीडर किया जाता है नेशनल इनकम में, नॉट टू द इंटरमीडिएट गुड्स। अब एक और पॉइंट आता है रॉ मटेरियल और नॉन फैक्टर इनपुट, इसको ये भी बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स को। इसके एक और नाम, दो नाम आपके सामने आ रहे हैं, इसको रॉ मटेरियल भी बोलते हैं, इसको नॉन फैक्टर इनपुट्स भी बोलते हैं, या फिर इसको बोला जाता है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। और इसी के ऊपर जो खर्चा किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कॉस्ट और इंटरमीडिएट कंजप्शन। चलिए अब बात करते हैं फाइनल गुड्स क्या होती हैं। फाइनल गुड्स वो होती हैं जो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर देती हैं। डेफिनेटली इंटरमीडिएट गुड्स क्या थी, जो बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं कर रही थी, अब ये क्रॉस कर रही हैं और जो फाइनल यूजर्स के लिए रेडी हैं, मतलब उसका कंज्यूम करने के लिए उसको रेडी किया गया है। और इसके दो टाइप्स हैं, दो, जिसमें आता है फाइनल कंज्यूमर गुड्स और दूसरा क्या आता है, कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। अब ये फाइनल गुड्स क्या होती हैं, दैट मीन्स ये फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या होती है, दैट इज रेडली यूज्ड बाय द फाइनल कंज्यूमर। जैसे घर में आप जितना भी खाना खाते हैं या कपड़े पहनते हैं वो सारा फाइनल कंज्यूमर गुड्स है। जस्ट लाइक ब्रेड, बटर, दैट इज कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, ये फाइनल कंज्यूमर गुड्स हैं। और इनके ऊपर जो कंज्यूमर खर्चा करता है उनको हम क्या बोलते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये याद रखना है आपने। इसी तरह से कैपिटल गुड्स और फाइनल गुड्स, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या होती हैं, ये वो हैं, बट इसमें अब फाइनल यूज़र के तौर पे कौन आएगा, प्रोड्यूसर।
और वो आपका प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मशीनरी यूज़ करना या थ्रेशर है या हार्वेस्टिंग के लिए जो फार्मर्स यूज़ करते हैं, तो वो ये सारी क्या है, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स है। और इनके ऊपर जो खर्चा किया जाता है बाय द फाइनल यूजर्स एज ए प्रोड्यूसर, उनको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब आपके सामने एक फॉर्मूला राइज हो रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स क्या बन जाता है, एक्सपेंडिचर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एंड देन दूसरा आ जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड कि अगर पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर को आप कैसे मान सकते हो कि ये इंटरमीडिएट है या फिर फाइनल है। तो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड जो है वो दो तरीके का है, अभी हमने पढ़ा, एक तो सी और दूसरा है आई। इसका आगे जाके फॉर्मूला भी बन जाएगा। सी स्टैंड फॉर फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बट एक्सपेंडिचर जो सी और आई के अलावा किए जाते हैं उन एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। तो दैट मीन्स इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर जो खर्चा किया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो ये इसके अंदर का डिफरेंस है। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन अराइज होता है, ये है भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और पेपर में भी आ रहा है कि डज द परचेज ऑफ द कार मीन्स द परचेज ऑफ अ फाइनल गुड। अगर हम कार कोई परचेज करते हैं तो क्या वो फाइनल गुड है? नो, इट विल नॉट बी द फाइनल गुड। ये डिपेंड करता है एंड यूज के ऊपर। अगर वही कार परचेज करी जाती है बाय द हाउस होल्ड, तो दैट मीन्स दैट इज कंसिडर्ड एज अ फाइनल गुड, या फिर इसको वो ये भी बोलते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स या कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स ये बोला जाता है। बट अगर वही परचेज करी जाती है बाय द टैक्सी ऑपरेटर, तो वो उसको क्या मानेगा, दैट इज द फाइनल गुड विच इज दैट मीन्स ये फाइनली यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर है, और इसी को हम क्या बोलेंगे, फिक्स सेट के तौर पे लेंगे। और ये इसी तरह से कार अगर परचेज करी जाती है रिटेल डीलर के पास से, और तो उस पर्पस के लिए हम वो उसको क्या कर रहा है, वो रीसेल के लिए कर रहा है, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये याद रखना है आपने कि अगर आप इसको आगे बेचने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए क्या है, इंटरमीडिएट। बट अगर जैसे हाउस होल्ड वाले ने अपने पास रख लिया या फिर टैक्सी ऑपरेटर वाले ने अपने पास रख लिया, तो ये आपकी फिक्स सेट के तौर पे काम करेंगी, तो ये आपकी क्या कहलाएंगी, फाइनल गुड्स। अब आपके सामने कैटेगराइज किया गया है कि इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के अंदर, इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में आ भी रहा है। ये आपके सामने कुछ स्टेटमेंट मैंने लिखी हैं। पेपर परचेज्ड बाय द पब्लिशर, तो दैट मीन ये पेपर परचेज बाय द पब्लिशर है। सो जैसे आप देख रहे हैं, तो पहला आपके सामने आता है पेपर परचेज्ड बाय द पब्लिशर। पब्लिशर ने ये पेपर क्यों खरीदा है, बिकॉज वो आगे बेचना चाह रहा है, तो इसीलिए ये क्या बन जाती है, इंटरमीडिएट गुड्स एज इट इज़ यूज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन के लिए भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आता है आपका फर्नीचर परचेज्ड बाय द स्कूल। फर्नीचर परचेज बाय द स्कूल उसने आगे रीसेल करने के लिए नहीं होगा, तो दैट मीन्स वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए दे रहा होगा, तो इसीलिए इसको फाइनल गुड्स मानेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे रीज़न भी आपको लिखना होगा, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से मिल्क परचेज्ड बाय द हाउस होल्ड है, तो दैट मीन्स ये फाइनल कंजप्शन पर्पसेस के लिए खरीदा होगा, तो ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। परचेज ऑफ द राइस बाय द ग्रोसरी शॉप, इसने इसको आगे परचेज किया है फॉर रीसेल, तो इसीलिए ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया। कोल यूज्ड बाय द मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, तो ये आपके लिए फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होने वाला है, तो इसीलिए ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया। कंप्यूटर इंस्टॉल्ड किया है, तो ये इन्वेस्टमेंट पर्पसेज हो गया, तो ये फाइनल गुड हो गई। कोल यूज्ड बाय द कंज्यूमर हाउस होल्ड, तो ये फाइनल कंजप्शन है, तो इसीलिए ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। इस तरह से मोबाइल सेट परचेज बाय द मोबाइल डीलर है, तो इसने इसको खरीदा होगा फॉर आगे क्या, रीसेल के लिए, तो इसलिए ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया। परचेज ऑफ पल्सेस बाय द कंज्यूमर, तो ये फाइनल कंजप्शन का पार्ट बनेगा, तो ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। इस तरह से चॉक डस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। चॉक डस्टर एक्सेट्रा परचेज बाय द स्कूल, क्योंकि ये एक साल के अंदर सेम ईयर के अंदर ही हम इसको कंज्यूम कर लेते हैं, तो इसीलिए ये चॉक और डस्टर स्कूल के लिए क्या बन जाता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ये पेपर में भी आया है आपके। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आता है इसी को लेकर, द सेम गुड में बी कंसिडर्ड एज अ इंटरमीडिएट गुड्स और अ फाइनल गुड, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपको एग्जांपल के साथ देना है। तो ये जो एक गुड है, तो वो कैसे उसको एंड यूज़ के साथ कर रहे हैं, दैट मीन्स उसका एंड यूज़ क्या है,
तो वो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो फाइनल गुड है या फिर क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। जैसे आपके सामने है द गुड यूटिलाइज बाय द प्रोड्यूसर एज ए रॉ मटेरियल है, दैट इज एक्वायर्ड फॉर रीसेल। तो दैट मीन्स इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड, जैसे मैंने पीछे भी बताया। तो इसी तरह से अगर गुड है एम्प्लॉयड बाय द प्रोड्यूसर है और उसने एज ए फिक्स सेट के तौर पे रखा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल गुड है। बट अब एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, शुगर है, एक शुगर जो है वो बिस्किट बनाने में काम आता है, तो दैट मीन्स उसने अपने कंजप्शन के लिए नहीं रखा, इसको फर्दर प्रोडक्शन के लिए है, तो दैट मीन्स ये क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। और वही शुगर आपके मम्मा जो है वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज के लिए यूज करती हैं, वो क्या बन जाता है, फाइनल गुड। नाउ बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स की। ये कंज्यूमर गुड्स होती हैं, दैट मीन्स जो आपकी वांट, जो कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करे डायरेक्टली, उनको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स। तो इसीलिए फॉर एग्जांपल है जैसे ब्रेड बटर, शर्ट पेन, व टेलीविजन हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सारी की सारी क्या है, कंज्यूमर गुड्स है। अब इसकी कुछ कैटेगरीज हैं, इसको आपको नोटिस करना होगा। तो जिसमें पहली आती है ड्यूरेबल गुड। ड्यूरेबल गुड्स का होता है जो सब सालों साल आपके साथ चलती हैं और इनकी वैल्यू भी हाई होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, ड्यूरेबल गुड्स। और रेपिडेटली यूज़ होती हैं और डिस्कार्डेड एज यूजलेस, मतलब उससे पहले आप उसको काफ़ी यूज़ कर रखा होता है आप लोगों ने। तो जिसमें आपके घर के अंदर एलईडी टीवी है, रेडियो, कार, स्कूटर, वॉशिंग मशीन है, तो आपके मम्मा जो उसको यूज़ करती होंगी, तो वो आपका क्या है, ड्यूरेबल गुड्स है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या है, ये वो कंजप्शन गुड्स हैं जो 1 साल या स्लाइटली मोर उससे आप यूज़ करते हैं घर के अंदर, बट इनकी वैल्यू कुछ ज़्यादा हाई नहीं होती है। और ये जैसे घर में आप कपड़े हैं 2 साल हो या 3 साल तक यूज़ करते हैं, 2 साल तक भी यूज़ किया तो बहुत है, कई बार डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। फर्नीचर हो गया, क्रॉकरी है, इलेक्ट्रिक गुड्स है, तो ये आपकी सेमी ड्यूरेबल गुड्स है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो होता है, दैट मीन्स जो सिंगल यूज़ कंजप्शन के साथ आते हैं। जितना भी ईटेबल प्रोडक्ट्स आप खाते हैं वो सारा क्या है, आपका नॉन ड्यूरेबल गुड्स के अंदर आता है। या जिसको आप, जैसे इंक हो गया, या उसको ब्रेकफास्ट करा, या मतलब लंच में जितना भी चीज़ें आप खाते हैं, या आपका जो बाइक में पेट्रोल डलता है, एलपीजी है, घर में यूज़ होती है, मतलब ऐसे कोई भी प्रोडक्ट जो आपका सिंगल एक्ट के साथ चल रही है, उसको आप रीज यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो आपका नॉन ड्यूरेबल है। अब नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज मींस नॉन मटेरियल गुड्स भी इसको बोला जाता है, जो डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती है। जैसे सर्विसेज हो गई, मैं टीचिंग सर्विसेज दे रही हूँ, डॉक्टर की हो गई, और रेस्टोरेंट में जो क्या नाम है, डोमेस्टिक सर्वेंट आपको, या रेस्टोरेंट में जो सर्वेंट है वो दे रहा है, तो वो सारी की सारी क्या है, दैट इज़ योर नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज माना गया है। अच्छा, अब बात करते हैं कैपिटल गुड्स की। कैपिटल गुड्स मींस ये वो फिक्स सेट्स हैं जो जिसमें जो प्रोड्यूसर है वो मनी इन्वेस्ट करता है, जैसे मशीनरी हो गई, प्लांट एंड मशीनरी है, तो ये आपकी कैपिटल गुड्स है। ये फिक्स सेट्स है, दैट मीन्स एज ए फिक्स सेट कैपिटल गुड्स आर रेपिटेडली यूज्ड। ये बार बार यूज़ की जाती हैं इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन फॉर द सेवरल ईयर, और इनकी वैल्यू भी क्या होती है, हाई होती है। और जैसे बट ये है कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको समझना होगा, नट्स एंड बोल्ट्स आपने सुना होगा, नेल्स या स्क्रू भी इसको कह सकते हैं, जो सेवरल ईयर यूज करते हैं, बट दे आर नॉट ट्रीटेड एज अ कैपिटल गुड्स। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ये इसको जरूर आपने नोटिस करना है। इस तरह से कैपिटल गुड्स है, उनमें डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व होती है, और दैट मीन्स द डेप्रिसिएशन मीन्स लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ द फिक्स सेट ड्यू टू वियर एंड टियर। अब आपके सामने एक क्वेश्चन राइज होता है इसी के साथ कि ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स, एक्सप्लेन करना है। ये आपको 3 नंबर की रेंज में क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कैपिटल गुड्स के बारे में, तो अभी मैंने पीछे बताया। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होती है, ये देखिए। प्रोड्यूसर गुड्स मीन्स ये 2 तरह की गुड्स है, जिसमें सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स आती है, जैसे रॉ मटेरियल, कोल, वुड हो गया, दे आर नॉट द कैपिटल गुड्स, बट ये प्रोड्यूसर गुड्स का पार्ट होती है। कैपिटल गुड एज इट इज, दैट मीन्स जो फिक्स एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट होता है, प्लांट मशीनरी है, जिसको रेपिटेडली यूज किया जाता है और जिनकी वैल्यू भी हाई होती है। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं प्रोड्यूसर गुड्स में जो कैपिटल गुड्स है वो इन्वॉल्व है। प्रोड्यूसर गुड्स वाइडर टर्म है, कैपिटल गुड्स उससे शॉर्टर मिड टर्म में आती है। दैट विल इंक्लूड द प्रोड्यूसर गुड्स। तो इसीलिए इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल।
तो दैट मीन्स हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो ये आपके सामने है। दैट मीन्स फिर वही है कि मशीन, सारी मशीन कैपिटल गुड्स नहीं होती हैं, तो ये डिपेंड करता है आपके एंड यूज़ के ऊपर। एंड यूज़ ऑफ द ड्यूरेबल गुड्स, दैट मीन्स हाउस होल्ड गुड्स अगर कंज्यूमर अगर कंज्यूम कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट मीन्स द ड्यूरेबल यूज़ कंज्यूमर गुड्स। इस तरह से एंड यूज़र दैट मीन्स ड्यूरेबल गुड अगर कंज्यूम कर रहा है, वो प्रोड्यूसर है, तो उसको क्या मानोगे, दैट इज़ द कैपिटल गुड्स। इसी तरह से आपके सामने एक एग्जाम्पल है, स्विंग मशीन है, वो भी एक मशीन है, बट उसको कैपिटल गुड्स, दैट डिपेंड्स कि उसको यूज़ कौन कर रहा है। अगर टेलरिंग शॉप वाला कर रहा है, वो एक फिक्स सेट के तौर पे लेगा, तो इसीलिए वो कैपिटल गुड्स मानी जाएगी। बट वही सेम मशीन आपकी मम्मा घर के अंदर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के अंदर यूज़ कर रही है, वो कैपिटल गुड्स नहीं मानी जाएगी, वो आपके लिए क्या मानी जाएगी, ड्यूरेबल यूज़ कंज्यूमर गुड्स बन जाएगी। इस तरह से कार है जो टूरिस्ट कंपनी ने खरीदी है, तो वो कैपिटल गुड है, बट वही सेम कार अगर हाउस होल्ड कंज्यूमर कर लेता है, तो वो क्या मानी जाएगी, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। तो इस तरह से आपने स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। मैंने यहाँ पे बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करे हैं। इनकेस वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू।